बड़ी खबर है, आपको बता दें न्यूज़ 18 इंडिया के पास ये बड़ी खबर है। कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दे दिया है वक्फ में बदलाव को, वक्फ बोर्ड में बदलाव को, कानून में बदलाव को लेकर जो एसजी तुषार मेहता ने वक्त मांगा था कि देखिए हमें इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। 7 दिन का वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। 7 दिन की अंतरिम राहत दे दी गई है, लेकिन जो शर्त रखी गई है, निर्णय नहीं है, शर्त रखा गया है कि क्या आप ये कह सकते हैं तुषार मेहता साहब कि इसमें कोई नियुक्ति नहीं होगी अगला आदेश आने तक। तो उन्होंने कहा हाँ भाई, स्टेट अगर करेगा तो वो नल एंड वॉइड होगा, उसे नहीं माना जाएगा। तो कुल मिलाकर 3-4 बड़ी चीजें हैं, आप समझ लीजिए। कल कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे थे एसजी तुषार मेहता से, उन सवालों का जवाब देने के लिए तुषार मेहता कह रहे हैं कि हमको 7 दिन का वक्त चाहिए। कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, आप पहले ये बताइए कि कोई नई नियुक्ति तो नहीं होगी, किसी तरह की कोई नई एक्टिविटी तो नहीं होगी। तो ये कहा गया कि नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता अगर सरकार चाहे तो, लेकिन आप मेरे शब्द ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, तुषार मेहता ने, एसजी सॉलिसिटर जनरल ने कहा। उसके बाद आदेश लिखवाना शुरू हुआ और ये कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जाइए 7 दिन का वक्त लीजिए, 7 दिन के अंदर आपको जवाब देना होगा जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज की जो ये कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये आदेश के साथ आती है। We are not going to refer the names of the parties, we will refer it as Waqf Amendment Act। वो ये कह रहे हैं कि आदेश जो लिखवाना है उसके अंदर भाई बहुत सारे पेटिशनर्स हैं, बहुत सारी याचिकाएं, तो वो ये कह रहे हैं हम इसको ऐसे अलग अलग नाम से नहीं रेफर करेंगे, हम सिर्फ इसे लिख रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। और जो नाम है मैटर का, सीजीआई कह रहे हैं प्लीज अपॉइंट नोडल काउंसिल्स, नोडल काउंसिल्स के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। सिब्बल साहब ये कह रहे हैं माय लॉर्ड में से डिक्लेयर्ड और रजिस्टर्ड इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर। तो सीजीआई कह रहे हैं इट इंक्लूड्स वक्फ बाय यूजर। तो कुल मिलाकर 7 दिन की इन अंतरिम राहत मिल चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हमारे साथ सारे खास मेहमान बने हुए हैं और शंकर भी मौजूद है। शंकर, कोई और जानकारी? देखिए, इस वक्त में जो तमाम फिर जो 7 दिनों की मोहलत मांगा गया है, इस मामले पर आगे तुषार मेहता आगे बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से उनका कहना था कि इस मामले पर 7 दिनों के बाद वो आगे इस मामले पर रिपोर्ट फाइल करेंगे और एक तरह से कहा जा सकता है कि 7 दिनों का वक्त जो है काफ़ी होता है, लेकिन इस मामले पर जिस तरह से उनकी जो दलीलें हैं उन दलीलों को फिर आगे और उस पर कुछ अपडेट जो है वो अभी किया जा सकता है। अभी फिलहाल कोर्ट में आपस में बातचीत जो है वो की जा रही है और ख़ासतौर पर ये 7 दिन का जो वक्त है और इस मामले पर आगे की जो सुनवाई है उस मामले पर कोर्ट के द्वारा बातचीत किया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले पर जो कहा गया है कि इस बीच में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी, कोई भी नियुक्ति का तात्पर्य वो भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि गैर मुस्लिम शख्स का उस जो कमेटी जो बनेगी, जो परिषद जो बनेगा, उसमें उनका रोल नहीं होगा। यानी कि जो सबसे प्रमुख मांग था ये इस मामले में से जो जिस बात को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थी और कई याचिकाएं इस मामले को लेकर दाखिल की गई थी कि जो वक्फ से जुड़ा हुआ जो कमेटी होगा उसमें गैर मुस्लिम की एंट्री को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, तो फिलहाल कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। एक और इंटरेस्टिंग खबर सीजीआई की तरफ से, सीजीआई ये कह रहे हैं कि ये जो रिट पिटिशंस आ रही है ना, हमें चाहिए 5 एक रिट पिटिशन, इससे आगे संभव नहीं होगा। ये जो 120 और 120 दे दी गई है, ये सब की सब डिस्पोज्ड ऑफ है। इन सबको हम निरस्त कर रहे हैं, सबको खत्म कर रहे हैं। हमारे पास 5 रिट पिटिशंस हैं, हम इस पर बात करेंगे। बाकी इतनों को संभालना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। उनका जो इंटरिम डिसीजन है वो ये है कि आपको 7 दिन का वक्त दिया जाता है सरकार को और 7 दिन में इसका जवाब देना होगा। बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। सिद्धार्थ, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, 7 दिन में आपको जवाब देना होगा। देखिए, निश्चित तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट और देश का उच्चतम न्यायालय किसी विषय को सुन रहा होगा तो सॉलिसिटर जनरल ने बिल्कुल कोर्ट को यह भरोसा जताया है कि जब तक इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, किसी प्रकार का किसी प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई करना या फिर किसी कलेक्टर द्वारा ऐसा कोई आदेश देना या काउंसिल में अपॉइंटमेंट करना हम नहीं चाहते हैं। ये कानून, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से गुजरा हुआ कानून एक प्रोग्रेसिव कानून है और इसीलिए देश के विश्वास भी इसमें जाया जाए और कैसे संविधान की रक्षा करने वाला ये कानून है, इसको जब सुप्रीम कोर्ट अपनी मोहर लगाएगा तो हम मानेंगे कि और बेहतर है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जब तक इसकी सुनवाई कर रहा है, रुबिका जी, मेरा मानना यह है कि किसी को भी और सरकार को भी निश्चित तौर पर कोई आपत्ति नहीं है। बताइए कि 7 दिन का वक्त मांगा है, सबसे ज्यादा बैठकें हुई, सबसे ज्यादा पिटिशन, माफ कीजिएगा, मेमोरेंडम इसमें आए 97 लाख के आसपास। 7 दिन के वक्त के पीछे की वजह क्या है? मतलब इतनी लेंदी और इतना सब कुछ, तो आपकी तैयारी तो पूरी होनी चाहिए।
नहीं, रूबिका जी तैयारी पूरी है। मैं आपको एक रूटीन कोर्ट प्रोसीजर भी बताऊं तो किसी भी सरकार को या किसी भी पक्ष को एफिडेविट कोर्ट में फाइल करने के लिए अमूमन समय 4 हफ्तों का दिया जाता है। एक हफ्ते में अगर एफिडेविट फाइल किया जा रहा होगा तो कोर्ट प्रोसीजर में इसको जल्दी ही कहा जाता है। डिटेल लेंथ में जितनी पिटिशन आई हैं और 100 के ऊपर पक्षकार इसमें एक पक्ष से आकर के इसमें दलील अपनी दे रहे हैं, उनने बहुत से इश्यूज रेज करे हैं, उसका पैरा बाय पैरा, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब सरकार को देना है। अब वो पूरा जवाब और एफिडेविट बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय, वो 1 सप्ताह में कोर्ट के सामने रखा जाएगा। कोर्ट उन सभी दलीलों को, दोनों पक्षों को सुनेगा और सरकार ने जितनी गहन चर्चा करके इस कानून को बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोर्ट भी समझता है कि बिल्कुल संवैधानिक और किसी प्रकार की पक्ष नहीं। और मैं उसके लिए एक शब्द भी आपको बता देता हूं। कल भी जब कोर्ट में कहा गया था कि ब्लैंकेट बैन और ब्लैंकेट स्टे लगाया जाए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा था that there is a demand for a blanket stay, but we are not saying anything. कोर्ट इस पक्ष में नहीं है कि इस पर स्टे लगाया जाए। कोर्ट इस पक्ष तक में भी नहीं है कि वो आदेश देकर के कहे कि 1 हफ्ता सब कुछ रोका जाए। फैज साहब, 7 दिन की मोहलत मिली है सरकार को जवाब पेश करने के लिए, लेकिन उस बीच ये भी आश्वासन कोर्ट की तरफ से लिया गया है कि देखिए किसी तरह की कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, डीएम की तरफ से कोई जो है चेंजेस नहीं किए जाएंगे। शंकर आनंद बुला रहे, फिर फैज भाई मैं आपके पास आ रही हूँ। शंकर, देखिए रूबिका, इस मामले में जो 7 दिनों का जो इस अंदर में जवाब तो दाखिल करना ही होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत को आश्वासन देते हैं, जो तुषार मेहता के द्वारा बोला गया है कि उनके द्वारा वो कहा गया कि वो अदालत को आश्वासन देते हैं कि धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होगी। यानी कि बोर्ड की बात है, बोर्ड में भी नियुक्ति नहीं करेंगे। और जो परिषद बनाने की बात की है, जो 22 सदस्यीय लोगों की एक परिषद बनाने की बात कर रहे थे, वहां भी कोई नियुक्ति नहीं होगी। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अगली सुनवाई की तारीख तक वक्फ, जिसमें कि पहले से पंजीकृत और अधिसूचना द्वारा घोषित वक्फ शामिल है, वो तो ना तो डी नोटिफाई किया जाएगा, ना ही कलेक्टर द्वारा कोई बदलाव किया जाएगा। कलेक्टर वाला जो मसला है उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि इस मामले पे ये अभी तक का जो कानून है, उस कानून के मुताबिक तमाम चीजें चलती रहेंगी। और अभी इस मामले पर आगे जो 7 दिनों के अंदर में इस मामले पे जवाब दाखिल किया जाएगा। एक और बड़ी खबर देखना लाजमी होगा कि एक और बड़ी खबर, सीजेआई ने कहा है कि दोनों जो पक्ष हैं, एक तो इतनी सारी याचिकाएं आई है कि दोनों तरफ से नोडल काउंसिल्स जो हैं वो अपॉइंट कर दिए जाने चाहिए। अब लीगल टर्म्स में नोडल काउंसिल का मतलब क्या होता है? ये एक पर्सन होता है जब जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स को या ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, कि भाई अगर किसी को किसी से कांटेक्ट करना होगा तो ये जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। आप इससे बात करेंगे क्योंकि आप जानते 73 से ज्यादा पिटिशंस, याचिकाएं दाखिल की गई है। उसमें भी 5 रिट पिटिशंस को लिया गया और बाकी सबको कहा गया है कि नहीं, हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, हम जो है इन 5 को सुनेंगे। ये 100-120 अगर आएगी तो इसको कैसे सुना जाएगा, ये सीजेआई की तरफ से कहा गया। और इसीलिए जब बहुत सारी याचिकाएं आती हैं तो लीगल टर्म में इसे कहा जाता है कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लोगों को चुन लिया जाएगा और 2 नोडल जो काउंसिल्स हैं उनको चुना जाएगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पर्सन रहने वाले हैं। अच्छा, हमारे साथ बाकी मेहमान भी हैं, जैसा मैंने कहा फैज खिदवई भी जुड़ गए। फैज भाई, 7 दिन की मोहलत मिली है सरकार को। रूबिका जी, लाइटर मोमेंट में मैं एक बात बोलूंगा कि जिस तरह से आप लोग जो वक्फ का ये काला कानून लाए थे उसको ठीक से नहीं पढ़ पाई, वैसे मेरा नाम भी आप ठीक नहीं ले रही हैं। तो बहरहाल अब ये है कि क्यों क्या गड़बड़ हो गई? चलिए कोई बात नहीं, फराज किदवाई नाम है मेरा। आपने आपके डिबेट्स में मैं कई बार आया हूँ, बहुत बार आया हूँ। माफ कीजिएगा। इसमें तो माफी मांग रही हूँ, लेकिन मैंने बिल को पढ़ा है, उसके लिए आप माफी मांगिए। आपने जबरदस्ती मुझ पर तोहमत लगा दी। नहीं, मैं इसलिए माफी नहीं, आपने जबरदस्ती मुझ पर तोहमत लगा दी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपका नाम ठीक से नहीं ऐसा नहीं है। मैंने तोहमत नहीं लगाई। देखिए, एक हेल्दी डिस्कशन है और जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको हाईलाइट किया जा सकता है, वो लंबा डिस्कशन चला जाएगा। खैर, देखिए अभी क्या हुआ कि हमारे भाई सिद्धार्थ जी ने बोला कि ये बिल जो है वो बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसेस को पास करते हुए लाया गया था। लेकिन मैं बोलता हूं कि ये तानाशाही रवैया अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर काम करती है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने आपकी डिबेट में कहा था कि सिद्धार्थ जी तो लॉयर हैं कि रतिलाल पंचनंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये कह चुका है कि धार्मिक मैटर्स में द राइट ऑफ मैनेजमेंट गिवन टू रिलीजियस बॉडी इज अ फंडामेंटल राइट
that no law can take away. ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल बट चुका है। फराज भाई, इन दिस केस दिस इज नॉट धार्मिक, नो, वो यही तो कह रहे हैं, इट्स द मैनेजमेंट ऑफ इट। अब सुनिए, 7 ही दिन का वक्त बचा है कि हाँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरह ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट कहने जा रहा है। ओके लेकिन- सिद्धार्थ यादव, बस 7 दिन और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरह ये भी असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। देखिए रूबिका जी, मेरा प्रश्न तो पूरे विपक्ष से ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब अगर इनके पक्ष का कुछ कह देते, जो इनको इनके पक्ष का लगता है, तब बहुत अच्छा लगता है, और जब नहीं देता तब क्या करेंगे? 370 पर भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, रफाल पे भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, पेगासस पर भी आई, उसकी कोई बात नहीं है। अरे वक्फ को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट देगा, और सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से बताएगा कि कैसे ये संवैधानिक भी है, कैसे हमारे संविधान के अनुरूप है, और कैसे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को लेकर के अच्छी चर्चा करके कानून बनाया गया है। पर आज भी नहीं मानेंगे, और कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये वैध है, तब भी नहीं मानेंगे। क्योंकि कहानी है वोट बैंक की। जब कहानी चलेगी वोट बैंक की, तो फिर ये तो इनको कहानी टीवी पे भी सुनानी पड़ेगी। प्रियंका गुप्ता जी, आपने सुना ना, ये जब सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ इनके पक्ष का आता है तो आप कहते हैं कि यहाँ पूरा सिस्टम जो है खत्म हो चुका है, सबके सब प्रेशर में आ गए हैं। आपकी तरफ आता है तो आप कहते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी रूबिका जी, आपकी भी तारीफ करूंगी कि आप इतना पढ़ लिख के बैठती हैं, पर सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो बेचारे तैयारी ही करके नहीं पहुंचे थे। कल भी बोले नहीं टाइम दे दीजिए, आज भी बोले नहीं टाइम दे दीजिए। उससे ज्यादा तो बीजेपी के प्रवक्ता पढ़ के आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ सबकी गिग्गी बन चुकी है, और एग्जैक्टली है क्या नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है, और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है, और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे, और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे, और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है, और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है, और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात कहेगी, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? नहीं, यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर, कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा, और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। सर आप कौन से वक्फ यूजर को डी नोटिफाई नहीं करेगी ना, मतलब नहीं, वक्फ नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं। सर ये कोर्ट में हाँ बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती है। सर आप किसके लिए अपीयर हुए थे? मैं हिंदू सेना और हिंदू महासभा, 2 हमारे एप्लीकेंट्स थे, उनकी तरफ से मैं संशोधन के समर्थन में हाजिर हुआ। नाम बता दीजिए सर, नाम बता दीजिए सर। वरुण कुमार सिन्हा, विष्णु गुप्ता के लिए, और एक पवन अग्रवाल है उनके लिए, सतीश अग्रवाल। नहीं, आज की सुनवाई पूरी हो गई, अगली तारीख 5 मई की मुकर्रर हुई है। धन्यवाद। आज की सुनवाई पूरी हुई, अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है 5 तारीख। और आप सुन रहे थे वरुण सिन्हा को, जो ये कह रहे थे कि देखिए, मैं पवन गुप्ता जो एक याचिकाकर्ता उनकी तरफ से यहाँ पर, विष्णु गुप्ता एक याचिकाकर्ता उनकी तरफ से यहाँ पर आया हूँ। कोर्ट ने ये कहा है कि जो सिद्धार्थ, क्योंकि आप खुद वकील है, प्रियंका जी मैं आपसे समय चुराकर एक बार बस इसकी टेक्निकलिटी को समझने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए वक्त आपसे लेकर। सिद्धार्थ, इसके क्या माने हैं कि जो गैजेटेड नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इस बीच बाकी कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ब्लैंकेट स्टे नहीं लगाया है। 2 इश्यूज जो भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी आपके चैनल पर समझा रहे थे, उन 2 इश्यूज पर चूंकि सॉलिसिटर जनरल ने स्वयं कहा है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे,
और जो गेजेटेड है और नोटिफाइड है, रजिस्टर्ड है, उन प्रॉपर्टीज को डिनोटिफाई कलेक्टर नहीं कर सकता है, तो वो वहां पर नहीं किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो भी वक्त के संशोधन हुए, जो पार्लियामेंट ने करे हैं, वो सब बिल्कुल पर्याप्त है। सरकार उसमें काम भी अपना आगे कर सकती है और अपना जवाब सरकार दायर करेगी और 5 मई की डेट अब एक और जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं प्रवक्ता के नाते आपको नहीं पूछ रही हूँ, एक वकील, प्रैक्टिसिंग वकील के नाते पूछ रही हूँ। सो प्लीज, बिकॉज थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है, क्या आप मेरे दर्शकों को एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं कि इसके माने क्या हुए? देखिए रूपिका जी, इसके मायने ये हैं कि जो काउंसिल प्रपोज किया गया नए वक्फ के अंदर, जिसमें सेंट्रल काउंसिल है और वक्फ बोर्ड है, उस काउंसिल्स की अपॉइंटमेंट अभी नहीं करी जाएगी। नहीं, वो अगली डेट तक नहीं करी जाएगी। ये जो डी नोटिफिकेशन वाला मामला है, इसको थोड़ा समझाइए। जी, अभी जो जानकारी कोर्ट से हमारे पास भी आ रही है और आप भी लगातार चैनल पे दिखा रहे हैं, उसमें 2 बातें निकल करके आई हैं कि जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है, जो गैजेट में है, जिनको कोर्ट सेटल कर चुके हैं, क्योंकि कल भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये कह चुके थे कि जिस प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट पहले उठा था और उसको कोर्ट उसमें अपना फाइनल आदेश दे चुका है। ये अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में, पहले हिंदी में। अभी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया, हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात काउंसिल की तरफ से काउंसिल मेरी फ्रेम में आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात है। और नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे आज के पहले डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है सुप्रीम कोर्ट आज का जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will. सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, बोर्ड में किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं होगी। 5 मई को वक्फ कानून पर अगली सुनवाई मुकर्रर कर दी गई है और यह भी कहा गया है, सिद्धार्थ जो आप बात कह रहे थे, उन्होंने कहा है कि किसी तरह की कोई और नियुक्ति नहीं होगी। और वापस मैं लौट कर आ रही हूं वो डी नोटिफिकेशन की बात पर। देखिए रूबिका जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, वैसे भी डी नोटिफिकेशन करने का अधिकार जो वक्फ बोर्ड के पास नए इस अमेंडमेंट के बाद आ रहा है, अगर उसकी अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रही है तो वो डी नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। और जो जानकारी हमारे पास भी कोर्ट से आ रही है उसमें वक्फ बाय यूजर को लेकर के भी, डी नोटिफिकेशन को लेकर के अगली हियरिंग तक स्वयं सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि किसी प्रकार का कुमार सिन्हा जो यहाँ पर सीनियर काउंसिल मौजूद थे, उनसे बकायदा एक्सक्लूसिव बातचीत इस वक्त शंकर आनंद कर रहे हैं, मेरे सहयोगी, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शंकर, कि वक्फ काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा संशोधित कानून के हिसाब से। दूसरा, उन्होंने कहा जो वक्फ बाय यूजर है, जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं, उन पर उनको डी नोटिफाई अगले आदेश तारीख तक नहीं किया जाएगा। उसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पे लेते हुए किसी भी संशोधित प्रावधान पर स्टे नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या समझा जा सकता है? जिस तरह से 5 दिनों का वक्त लिया गया है, 5 दिनों के बाद इस मामले में फिर से दलील दिया जाएगा, इसको आप कैसे? नहीं, ऐसा है कि जो 5 तारीख की जो मुकर्रर हुआ है उस दिन से पूरे मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए अब अंतरिम आदेश का कोई मुद्दा नहीं है।
वो मुख्य रूप से जो मेन पिटीशन है उस पर सुनवाई शुरू होगी। आज सर आप किन की तरफ से पेश हुए थे? विष्णु गुप्ता? मैं हिंदू सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता और हिंदू महासभा के एक सदस्य हैं सतीश अग्रवाल, उनके तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, एक तो शॉर्ट- जिस तरह से यहाँ देखा जाए कि वरुण कुमार सिन्हा जी जो हैं वो आज बता रहे थे और कोर्ट के अंदर में जो आज सुनवाई हुई है उस मामले बता रहे थे। देखिए यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं ये अब सांसद ओवैसी जो है वो आए हुए हैं। सांसद ओवैसी वो यहाँ के स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई उसके बाद सांसद ओवैसी आए और तमाम मीडिया कर्मियों से मुखातिब हो रहे हैं, एक बार बातचीत बता कर रहे हैं। दीजिए, और देखिए 7 दिन का यहाँ पर- वक्त जो मांगा गया है कि सरकार जवाब देगी, वो जवाब सबमिट कर दिया जाएगा, लेकिन 5 तारीख से सुनवाई शुरू होगी। जी जी, तो 7 दिनों के अंदर में इस मामले पर जिस तरह से बकायदा वक्त में एक मांगा गया था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा फिर से। देखिए सांसद ओवैसी यहाँ पर जिस तरह से एक विनिंग मूवमेंट जैसा अपना हाथ दिखाते हुए, देखिए सांसद ओवैसी और उनके साथ में जो उनके वकील थे, उनके साथ में जो आए थे, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे ही सुनवाई के बाद वो निकलते हैं बाहर, उसके बाद ओके शंकर, मैं आपके पास आती हूँ। सिद्धार्थ, एक और चीज क्लैरिफाई कीजिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाती हूँ। 5 तारीख से रेगुलर हियरिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा सॉलिसिटर जनरल को। जी निश्चित तौर पे 7 दिन के अंदर सॉलिसिटर जनरल अपना जवाब देंगे। उस पर अगर किसी को काउंटर एफिडेविट अपना फाइल करना होता है, उस जवाब पर किसी को जवाब कुछ फाइल करना है, तो वो उस अवधि के अंदर कर सकता है। 5 तारीख तक जो जवाब दिया जाएगा, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर कोई पेश करता है, उन सबको लेकर के रेगुलर हियरिंग 5 मई के बाद से कंटिन्यू की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया। ओके, अब जो बात यहाँ पर प्रियंका गुप्ता कह रही थी कि तैयारी पूरी नहीं थी सॉलिसिटर जनरल की, वो कल जो बात करने गए वो भी ठीक से नहीं रख पाए, आरोप ये भी वो लगा रही हैं। प्रियंका, आप खुद कह देना चाहती हैं, क्योंकि मैंने बीच में रोक लिया था, उसके बाद सिद्धार्थ आप जवाब दीजिएगा। शालिनी जी माफी चाहती हूँ, आप जानती है ब्रेकिंग न्यूज का टाइम है, मैं आपके पास भी आऊंगी। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बिना तैयारी के ये बिल ही पेश कर दिया गया। इसके पीछे पूरा पॉलिटिकल एजेंडा था और उसको पूरी तरीके से आज एक्सपोज होते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए कि कोर्ट भी इन पर विश्वास नहीं कर रही है, साथ शर्त इनको टाइम दे रही है। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट कह रही है कि भाई आप अब ये नहीं करेंगे तब तो मैं आपको टाइम दूंगा, वरना नहीं दूंगा। इनको वहां भी मुंह की खानी पड़ी। हकीकत ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह का पॉलिटिकल एजेंडा था, पॉलिटिकल नहीं जो तो है इन पर विश्वास ही नहीं था तो टाइम क्यों देना था? फिर तो स्टे लगा दे।